नीट एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे डिफिकल्ट फेज यही होता है कि आप 400 नंबर तक तो पहुंच जाते हैं, बट 400 नंबर के बाद आपका स्कोर स्टक हो जाता है और इवेंचुअली आखिरी के 60 दिन में आप हाथ पैर तो मारते हो, आप पढ़ते भी हो, फिर भी आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है आपके मेहनत करने के बावजूद। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अभी नीट एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है उसमें 350 से 400 नंबर ला रहे हैं और अगर आपका सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट हो गया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अगले 60 दिनों में अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अश्योर कर पाओ। और स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें पूरा प्लान बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं, कैसे आप रिविजिट करने के लिए मल्टीपल रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, सब कुछ डिटेल में करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब समझो मेरी बात, कैसे आपको पढ़ना है अगले 60 दिनों में, फेज बाय फेज। फेज नंबर 1 इज योर सिलेबस ट्रैकिंग फेज। तो सबसे पहले आपको एक सिलेबस ट्रैकर बनाना है, ठीक है। क्या होता है सर ये सिलेबस ट्रैकर और क्या काम करता है? तो सिलेबस ट्रैकर बेटा क्या होता है, आपको हेल्प करता है ये असेस करने में कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेटरी फेज आपका वीक टॉपिक कौन सा था। तो सिंपल सिलेबस ट्रैकर कैसे बनता है मैं वो समझा देता हूं आपको। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है, चैप्टर और उस चैप्टर के टॉपिक जो एनसीईआरटी के हिसाब से है और उस टॉपिक का भी सब टॉपिक, क्योंकि बहुत एनसीईआरटी में कुछ बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं तो उसको भी आपको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे सब टॉपिक में, ठीक है। अब इन सब का आप लेक्चर लगाएंगे। क्या आपको लेक्चर देखने की जरूरत है या नहीं है? अगर तुमने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं पढ़ा है तो आपको लेक्चर लगानी पड़ेगी कहीं भी किसी सोर्स से, उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के सब टॉपिक के। अगर आपने पहले देखा हुआ है तो लेक्चर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर के बाद क्या आपने इसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व किए? क्या आपने इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए? ओवरऑल एक चैप्टर का क्या आपने लगभग 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 अभी जो टाइम है उसके हिसाब से 150 क्वेश्चन अगर बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का, 100 क्वेश्चन अगर मीडियम साइज का चैप्टर है एंड 60 क्वेश्चन अगर छोटा चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। फिजिक्स के लिए ये नंबर 100 आ जाएगा बड़ा चैप्टर के लिए और छोटे चैप्टर के लिए 60 आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी आपका अगर फिजिकल का है तो 80 कर लो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है तो आप इसमें 100 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। और जहां पे भी आपका बेंचमार्किंग नहीं है, जहां पे भी आपने कम क्वेश्चन किए हैं वहां पे आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से किसी का भला नहीं होता। तो ये आपको एक एसेंस बता देगा कि मैंने कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और मुझे किस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा एसेंशियली कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप अपने हर टॉपिक को रेट करोगे ऑन बेसिस ऑफ 5 4 3 2 1, मतलब लेवल आपका क्या है यहाँ पे। कैसे सर? अगर मैंने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उस पर्टिकुलर टॉपिक का पीवाईक्यू और क्वेश्चन का तो मैं 5 पे हूं। 80% सॉल्व कर लिया तो मैं 4 पे हूं। 70% सॉल्व कर लिया तो मैं 3 पे हूं। तो अगर आपसे 70% से कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मतलब वो आपका वीक टॉपिक में आ जाएगा। तो अगर आप 3 से कम लेवल पे हो तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक टॉपिक है। और अगर आपका 2 या 1 पे आ रहा है मतलब आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपका पूरा एक डिटेल सिलेबस ट्रैकर बन जाता है। अगर आपको ये बना बनाया सिलेबस ट्रैकर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चलिए t.me/anandmani001 और उस सिलेबस ट्रैकर का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हमने ऑलरेडी भेजा हुआ, ठीक है। और इसको अपने बोर्ड पे कहीं चिपका लीजिए या किसी नोटबुक में एज इट इज बना लीजिए, ठीक है। दिस इज योर फेज 1, ठीक है। अब फेज 2 पे आते हैं कि जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे उसको ऐसा समेट के रखा जाए कि हम रिवीजन अच्छे से कर पाए। तो रिवीजन आपके 3 फेजेस में होंगे। हम रिवीजन का फेज 1 बताते हैं जब आपने एक बार पढ़ लिया। तो सबसे पहले देखो एग्जांपल, तुम सब मान लो कि एनसीईआरटी है तुम्हारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। आप इसको आगे इसको कीजिए। तो अगर पहला पैराग्राफ देखते हैं, पहला पैराग्राफ में मैं क्या देख रहा हूं
कि आर यू अवेयर दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वीवी पेरस, ठीक है, ये सब टाइम पास है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स देखे, क्या गैमेटोजेनेसिस होता है, इंसेमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, जेस्टेशन होता है, पार्चुरेशन होता है। ये 5 स्टेप्स है। सवाल जो है इसके सीक्वेंस पे आ सकता है, बाकी कहीं और से सवाल आएगा नहीं। तो मैंने सिर्फ गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन को हाईलाइट किया और किसी चीज को हाईलाइट नहीं किया, किताब पूरा नहीं रंग दिया, ठीक है। फिर मैं नीचे आया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है। लोकेटेड कहाँ, पेल्विस रीजन में, तो लोकेशन पेल्विस रीजन है। मुझे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं इसको हाईलाइट कर लूंगा, जो नहीं याद है उसी को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। क्या क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सरी डक्ट, एक्सरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या आपको याद है ये? बिल्कुल याद है। क्या मैं हाईलाइट करूंगा? इसको नहीं करूंगा, ठीक है। फिर टेस्टिस कहाँ, इज सिचुएटेड आउटसाइड द पाउच विद इन एन एब्डोमिनल कैविटी विद अ क्या कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बात खत्म हो गया, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर टेस्टिस का डायमेंशन, अब डायमेंशन में लोग भूल जाते हैं, तो डायमेंशन को आपने हाईलाइट कर लिया। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसके अंदर मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल वगैरह पूरा है। तो इसके भी कीवर्ड्स अपने हाईलाइट कर लिया और ये डायग्राम्स की लेबलिंग कर ली, ठीक है। तो मेरा मान लो कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मान लो यहां तक पूरा पढ़ के मैंने अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा मैंने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया पूरा, जो कीवर्ड्स थे मैंने हाईलाइट कर लिया। और कुछ अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड ऐड करना था, जैसे मान लो कि एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ कुछ लाइन लिखती है जहां पे कि डेंस आउटर कवरिंग होता है टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है भैया आपको पता है, ठीक है। तो वो हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिख देंगे। तो कुछ बियॉन्ड एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी टाइटल में लिख रही है तो हम उस चीजों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट, मान लो नहीं भी ऐड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 90% क्वेश्चन तुम ऐड कर लोगे, ठीक है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट जो काम की चीज है, अब तुम उसको क्या करोगे, पीवाईक्यू खोलोगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक का। अब यहां पे तुमको जादू देखने को मिलेगा। ये लास्ट 30 साल का पीवाईक्यू किताब है मेरी, ठीक है। अब तुम यहां पे देखो कहां से सवाल आ रहा है। पहला सवाल देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, 2019 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, सेम सवाल है या नहीं। 2016-19 का सवाल है, फिर 2016 का सवाल है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखो, इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया इज कट, ये भी उसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। चौथा सवाल देखो यहां पे, वासा एफरेंशिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, लैंग्वेज बदल दिया, ठीक है। तो द पाथवे ऑफ डक्ट, ये मेरा बन जाएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक नंबर 1। तो जहां भी कुछ भी है, जहां पे हम पाथवे लिख रहे हैं, जहां पे भी पाथवे दिख रहा है मुझे, जैसे ये वाला जो पूरा पाथवे है, टेस्ट वासा एफरेंशिया एपिडर्मिस वास डिफरेंस, ठीक है। तो इस पाथवे को मैं FAT1 डाल दूंगा, मतलब दिस इज माय फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जिसको मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सवाल कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरे नीट एग्जाम में सवाल कहां से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो कैसा आ रहा है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन तुम देखो क्या है कि शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, आपको बार बार पूछा जाता है हर बार, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल कहां से आ रहा है, सवाल दूसरा आ रहा है कि आपका टेस्टिस के बारे में, स्क्रॉटम सैक क्या करता है ना, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, उस पर सवाल आ गया, ठीक है। सर्टोली सेल पे एक आध सवाल पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर सवाल आ जा रहा है सबसे ज्यादा, क्या, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच, लैंग्वेज बदल दिया, सेमिनल प्लाज्मा इन रिच इन, देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, राइट। तो ये चीजें भी हम हाईलाइट करके FAT2 लिख लेंगे। तो जो से भी लास्ट 30 साल में 3 से ज्यादा सवाल आ गया है किसी एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से, तो वो मेरा FAT हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। जो नहीं आ रहा वो इंपॉर्टेंट है बट FAT में नहीं आएगा, तो हमको FATs को हाईलाइट करके अलग से रखना है, ठीक है। अब दूसरा फेज आता है कि तुमको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी दिखेगा, ठीक है। जैसे हाइमीन पे क्वेश्चन आता है, अब देखो यहाँ पे देखो 2015 का सवाल था, हिस्टेरेक्टॉमी इज अ सर्जिकल प्रोसेस, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है ना, यूट्रस को रिमूव करने के प्रोसेस को हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। तो ये तुम्हारा बियॉन्ड एनसीईआरटी में आ जाएगा। दूसरा एक दिया होगा बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में, एनसीईआरटी कहीं नहीं मेंशन करती है, तो हम बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, तो ये मेरे बियॉन्ड एनसीईआरटी में आ जाएगा, एंड तब जाके मेरा ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसी एनसीईआरटी के साइड में क्या काम किया, इसी एनसीईआरटी के साइड में हमने क्या किया, हमने एनसीईआरटी में सिर्फ वही चीज हाईलाइट किया। एनसीईआरटी में हमने क्या हाईलाइट किया, की पॉइंट्स दैट आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम लेक्चर। पूरा एनसीईआरटी रंगना बंद करो,
जो तुमको याद हो गया है कि भाई पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, पता है ना तुमको, तो ये क्यों हाईलाइट करूंगा मैं, सिर्फ उतना ही हाईलाइट करूंगा जो मैं बार बार भूल रहा हूं ताकि मैं उसको रिवाइज करूंगा। एकदम छोटा सा हाईलाइट, सबसे पहला फेज 1 जो आप करोगे। फिर दूसरा, मैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, एफवाईटीज है, उसको हाईलाइट करूंगा। ठीक है, अगर तुमसे ये खुद से नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू के हिसाब से एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो एफवाईटी सीरीज। ठीक है, 15-15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज हम 10 दिन में इसको खत्म कर देंगे। जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैं, 100 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होते हैं जहां से हर बार सवाल आता है, तो 250 नंबर का सवाल सिर्फ यही से आ जाता है। तो एफवाईटी क्या है और उसको एक्सप्लेन करके मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आपको ऐड करना है, बियॉन्ड एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ना था मुझे, कुछ क्या ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आपके लेक्चर में कुछ बियॉन्ड एनसीईआरटी बताया गया है या आपके कोई क्वेश्चन आ गया आपके नजर में जो बियॉन्ड एनसीईआरटी था, उसको आप ऐड कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा डीप एनसीईआरटी लाइन या कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी लाइन। ठीक है, ये भी मैं तुम्हारे लिए बना दे रहा हूं। ठीक है, कि कौन कौन सा लाइन जहां पे आप फंस सकते हो या जो आपको एनसीईआरटी में दिखता नहीं है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना होता है क्योंकि इसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी मैं आपको करा दूंगा। देखो लेक्चर तुमको सब पढ़ा रहा है। ठीक है, हमने भी एनसीईआरटी रिव्यू में तुम्हारा कंप्लीट करा दिया। सिर्फ मेरा 2 चैप्टर बचा हुआ है, न्यूरल और केमिकल, वो इस वीक तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मैंने करा दिया तुमको, तो तुम्हारा सुख समृद्धि सब कुछ आ जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है जो तुम्हारा रैंक डिसाइड करता है। ये तुम्हारा रैंक डिसाइडर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम 3 चीज इस चैनल पे कराने वाले, एक एफवाईटी सीरीज, ठीक है, हर चैप्टर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बाय द हेल्प ऑफ लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू। दूसरा बियॉन्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बियॉन्ड क्या पढ़ना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट कर देंगे, एक पेज का होगा एक चैप्टर में वो, ताकि तुम कोई सवाल मिस ना करो। और तीसरा डीप एनसीईआरटी लाइन, जहां से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी स्टेटमेंट, या कहीं एनसीईआरटी स्टेटमेंट गलत है या कंफ्यूज करती है, उसको ऐड कर देंगे। तब जाके तुम्हारा रिवीजन फेज 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो रिवीजन फेज 1 में तुमने क्या क्या इंक्लूड किया, की पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, एफवाईटी पीवाईक्यू की मदद से, बियॉन्ड एनसीईआरटी पीवाईक्यू और लेक्चर की मदद से, डीप एनसीईआरटी लाइन, कोई क्वेश्चन तुम में फंसे थे या कहीं से फंसे थे तो उसकी मदद से हमने ये कर लिया। ठीक है, अब तुम पार्ट टेस्ट दोगे रेगुलर बेसिस पे, तो पार्ट टेस्ट में भी जो जो तुम भूलते जाओगे रैंडमली, उसको तुम अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे, अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे, अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे। ठीक है, फिर तुम फुल टेस्ट दोगे, जब फुल टेस्ट दोगे तो भी तुम इसको अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे, और रैंडमली मैं इसको 10 बार रिवाइज करूंगा। रैंडमली मैं इसको 10 बार रिवाइज करूंगा, तब जाके मेरा इफेक्टिव रिवीजन होगा, तब जाके मेरा प्रोग्रेसिवली स्कोर बढ़ेगा। ये तुमको हेल्प करेगा 550 तक जाने में। ठीक है, यहां से तुम 550 प्लस जाओगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा स्टेप 2 ऑफ योर रिवीजन। नाउ स्टेप 3 इज योर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर। स्टेप 3 है तुम्हारा एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर। मैं मॉक टेस्ट के पेपर के एनालिसिस पे एक डिटेल वीडियो लाइव दिखाऊंगा। अगर तुम्हें चाहिए मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं इस पर डिटेल में बात करूं, बहुत डिटेल में। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, है ना, कैसे करना है। ठीक है, अच्छा इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और बता देता हूं बेटा, हमने आपके लिए मतलब मेरे रेसिडेंशियल कैंपस में हम लगभग 35 टेस्ट करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 35 टेस्ट पेपर। ठीक है, अभी पार्ट टेस्ट चल रहा है हमारा, और उसके बाद फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 10th मार्च से फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम टू आवर रेसिडेंशियल कैंपस, एंड ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट मेरे बच्चों के साथ, है ना, मेरे जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ आप ये मॉक टेस्ट दीजिए और अपना रैंक देखिए क्या है और किस क्वालिटी का पेपर हम बनाते हैं। ऑफलाइन एक्सपीरियंस बिल्कुल ओएमआर के साथ आपको रैंक मिलेगा, इसका एनालिसिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर कैंपस। माय कैंपस इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5। गूगल मैप पे जाओगे आप, डॉक्टर आनंद रेसिडेंशियल स्कूल डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और मेरी टीम आपको मदद कर देगी। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो ज़रूर ये टेस्ट आके दीजिए और इसका एनालिसिस कीजिए। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बहुत बच्चे होंगे कि सर हम तो टेस्ट दे नहीं सकते, तो आप टेस्ट पेपर दे दीजिए। तो जैसे जैसे हमारा टेस्ट होता जाएगा हम ये टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे,
जिसको आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए और इसका एनालिसिस वीडियो भी यूट्यूब पे डाल देंगे। ऑल दिस 35 टेस्ट। तो अभी पार्ट टेस्ट 11th पूरा खत्म हो गया, वहां तक का मैं टेस्ट पेपर आज अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस किस बेसिस पे होता है, मोटा मोटी, ठीक है। देखो एनालिसिस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो कल मैं डाल दूंगा एनालिसिस पर वीडियो। मैं तुम्हारे सवाल जानना चाहता हूं पहले, तो तुम सारे सवाल बता देना, एनालिसिस पे हम डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस क्या क्या चीज पे होता है? सबसे पहला चीज क्या, तुमको ये देखना है कि तुम्हारा जो एरर था, पहला तो कि तुमको फिजिक्स में कितना टाइम लगा, केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा, बायोलॉजी में कितना टाइम लगा, ठीक है। मैंने जो गलती की, मैंने कैसे गलती की, क्या रट्टाफिकेशन एरर था, क्या क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, क्या मुझे नहीं आता था, क्या मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज किया, या क्या मुझे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। जहां कॉन्सेप्ट में दिक्कत है फटाफट उस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करो, जहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे मतलब उस क्वेश्चन को अलग से लिख लो और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। जहां नहीं आता था उसको भी कहीं मेंशन कर लो। सिली मिस्टेक पे फोकस करो ताकि हम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे काम करें, और रट्टाफिकेशन है और तुमको नहीं आता था तो उसको भी कहीं अलग नोटबुक में लिखते जाओ। तो जैसे जैसे तुम टेस्ट देते जाओगे तुम्हारा इफेक्टिव हर बार रिविजन होता जाएगा। फिर दूसरा जो आता है दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट और अप्रोच। इस पे हम बहुत डिटेल में हमें बात करना पड़ेगा, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है और पर टेस्ट कैसे डिफाइन करना है कि कितना टाइम फिजिक्स में देना है, कितना टाइम केमिस्ट्री में देना है, कितना टाइम बायो में देना है। इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं टाइम अप्रोच पे। यहाँ पे एक मॉक टेस्ट मैं लेके आऊंगा आपके लिए, एंड देन उसके बेसिस पे कैसे उसको एनालाइज करना है, जैसे मैंने अभी आपको नोट बनाना सिखाया ना, वैसे ही वो बनाने वाला हूं। तो अगेन इस चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने बेटा आपके लिए एक एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट बना दी है बायो के लिए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी रिव्यू आप तो आप देखो, ठीक है। इससे आप की पॉइंट्स अंडरलाइन करो, और उसके बाद जो मैंने आपको 3 चीज बताई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक प्लस बियॉन्ड एनसीईआरटी प्लस डीप एनसीईआरटी लाइन, अगर आप ये सब कर लोगे तो तुम बायो का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। अब कमेंट सेक्शन में तुम बताना इन तीनों में से कौन सा सीरीज तुमको सबसे पहले चाहिए, बट बाय द एंड ऑफ मार्च मैं ये सब खत्म कर दूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बाकी नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और सवाल है तुमको कि सर ये कैसे पढ़े, ये कैसे होगा, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को तुम्हारे एड्रेस करूं ताकि तुम एक फोकस्ड वे में नीट एग्जाम क्रैक कर पाओ। थैंक यू।